वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये जो वीडियो है वो आप यूपी पीजीटी और यूपी टीजीटी वाले स्टूडेंट्स देख सकते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज़ होती हैं, ठीक है। 3D, 4D, 5D एंड 6D। जो 3D में होते हैं वो एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक के होते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के। फिर 4D सीरीज़ में आपके होते हैं एटॉमिक नंबर 39 से लेकर 48 तक की। और जो भी हम आपको बताते जा रहे हैं वो आप नोट्स करते जाइए और अपने नोट्स खुद बनाते जाइए, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के टाइम पर। फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जो कि 5D है, वो होता है एटॉमिक नंबर 57 और फिर उसके बाद आ जाते हैं लेंथेनॉइड, मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट। तो फिर उसके बाद 57 के बाद कहाँ से शुरू होते हैं, 72 से 80 तक के। तो जो 57 से 71 होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स। ओके, चलिए फिर 6D सीरीज़ है। तो 6D सीरीज़ सेम यही होता है उसमें भी कि जो है 89 होता है एटॉमिक नंबर। 89 से लेकर आपके 103 तक की कौन से होते हैं, एक्टिनाइड्स होते हैं। और 89 के बाद 104 एंड अबव फिर जितने भी होते हैं वो सब किस में आते हैं, आपके 6D सीरीज़ में आते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि लेंथेनाइड किस सीरीज़ में आते हैं तो आप कहेंगे 5D, और कहेंगे एक्टिनाइड किस सीरीज़ में आते हैं तो आप कहेंगे 6D में। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, लेकिन प्रॉपर्टीज़ से पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक चीज़ देख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, N-1D, ओके, 1 से लेकर 10 तक की, एंड NS 0 से लेकर 2 तक की। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे अब हम बात करें कि NS जो 0 किस में होता है, तो NS 0 किस में होता है, जैसे कि पैलेडियम में होता है। ओके, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो पैलेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 46। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं क्रिप्टॉन का 4D10, ओके, और 5S 0। तो इसमें जो है S क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं NS1 किस में होता है। तो NS1 किन किन में होता है, तो नाम लिख लीजिए आप, क्रोमियम, कॉपर, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लैटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड। इतने एलिमेंट्स में क्या होता है, NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, घटता है, बढ़ता है, क्या होता है, और जो एक्सेप्शंस हैं वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पहले प्रॉपर्टीज़ के में जनरल जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें पहला नंबर जो हम पढ़ेंगे वो है एटॉमिक रेडियस। ओके, तो अगर हम ग्रुप की बात करें कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। लेकिन हम जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वो रेगुलर ना इंक्रीज़ होता है ना रेगुलर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। मतलब वो मिडवे तक ही जाएगा, डिक्रीज़ होगा, और मिडवे के बाद क्या होगा, इक्वल होगा, सिमिलर होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। पहले डिक्रीज़ होगा, फिर सेम होगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। जैसे हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप एग्ज़ाम्पल ले ली स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, के बाद आता है आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकल, फिर कॉपर, और फिर क्या हो जाता है, जिंक, ठीक है। तो मिडवे तक की, यहाँ तक की क्या करेगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज़। अब फिर उसके बाद क्या करेगा, वो इंक्रीज़ करने लगेगा। तो एटॉमिक रेडियाई का ये आप समझ गए, पहले डिक्रीज़, फिर सेम रहेगा, और फिर उसके बाद फिर इंक्रीज़ करेगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई का। हो गया कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वो क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, और जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वो क्या करेगा, एक पैटर्न फॉलो करेगा, पहले डिक्रीज़, फिर सेम रहेगा मिडवे में, और फिर उसके बाद इंक्रीज़ करेगा लास्ट में। ओके, चलिए
अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई की। ये हो गया एटॉमिक रेडियस के बारे में। फिर होते हैं हम बात करेंगे आयनिक रेडियाई के बारे में। ठीक है, आप नोट करते जाइए और इसको समझते जाइए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आयनिक रेडियाई क्या होता है? डिक्रीज करता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी। तो लिख लीजिए कि डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करेगा? आयनिक रेडियस डिक्रीज विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? सेम होती है, तो जो आयनिक रेडियस है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा जैसे ही उस पर चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओके, ये इतना नहीं पूछा जाता है। एटॉमिक रेडियस के बारे में ध्यान रखिएगा, बहुत बार उससे क्वेश्चन पूछ चुके हैं। पहले हम लोग थ्योरी कर लेंगे और फिर उसके बाद 1 बाय 1 न्यूमेरिकल या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहेंगे। ओके, फिर बात आती है मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या है? मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। देखिए, ये तो आपको मालूम है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? मेटल होते हैं। ठीक, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन बनता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। वहाँ पे ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम देती हैं। ठीक है, और जो भी मेटल्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। एक्सेप्शन आ गया, इसको कर लीजिए। एक्सेप्ट कौन कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी। और मरकरी क्या होता है? आपका लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये लिक्विड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो ऑल डी ब्लॉक्स आर मेटल, सब हार्ड होते हैं एक्सेप्ट 3 कौन कौन से? जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे याद रखना है कि इनमें क्या होती है? पसेस लो, ठीक है, वोलेटिलिटी, सॉरी, ओके, ठीक है। और दूसरी क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात पे जाते हैं कि क्या? हायर इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, मोर इज़ द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और उतने ही उसमें जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे, और उतनी ही उस मेटल की क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी और हार्डनेस होगी। तो अगर हम कहें स्ट्रेंथ और हार्डनेस डिपेंड्स अपॉन, तो स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अब किस में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे कम होते हैं? तो याद रखिएगा, क्रोमियम, मॉलिबेडनम, वोल्फ्रामाइट। ये 3 है जिनमें क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में नहीं प्रेजेंट होते हैं? तो 3 नाम, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये फुली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनमें क्या होते हैं? डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डू नॉट हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे वो डी इलेक्ट्रॉन्स में ही बात करेंगे कि फिल होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, मिनिमम होते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। एज कंपेयर करें अगर हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट से, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। लो किसका होगा? एक्सेप्शन है, ठीक है, तो एक्सेप्ट, फिर जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो इनका जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। याद रखिएगा, जो जो आपको याद रखने वाली चीज़ें वो याद रखिए, बाकी चीज़ें आपको याद रहे या ना रहे। ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और जो एक्सेप्ट है वो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और ऑर्डर क्या होता है? और जो है आपके देखिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर ये भी डिपेंड करेंगे। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। जिसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। और जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कोई एक रेगुलर ऑर्डर नहीं फॉलो करता है। ये क्या करता है? पहले इंक्रीज़ करेगा, फर्स्ट इंक्रीज़। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बढ़ेंगे आपके।
ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। और जब 5 के बाद पहुंच जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करने लगते हैं, जो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज़ होने मतलब घटने लगते हैं, कम होने लगते हैं, डिक्रीज़ होने लगते हैं। तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज़ होने लगेगा। तो फर्स्ट इंक्रीज़ पहले बढ़ेगा और फिर उसके बाद क्या करेगा, घटेगा। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपकी डेंसिटी। तो इसके लिए सिर्फ एक वर्ड याद रखिए आप, 5th पॉइंट आपका है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या करते हैं, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो डेंसिटी हमारी क्या करेगी, बढ़ेगी, इंक्रीजेस ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्लियर? ये तो बड़ा इजी पॉइंट है, सिर्फ आपको एक वर्ड याद रखना है, डेंसिटी इंक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका 6 नंबर डालिए और लिखिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन तो जो आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो भी किस पर डिपेंड करती है, वो भी आपके डिपेंड करती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही आपकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा, अगर कम होंगे तो कम होगा। और एक चीज़ और कि एग्जिबिट ये कैसी करती है, हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मतलब ये हाई होती है। एंड डिपेंड किस पे करेगी, तो इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। ओके, डिपेंड्स ऑन number of unpaired electrons। क्लियर? चलिए फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, और एक चीज़ और याद रखने वाली है, क्या कि 4D और 5D की, ओके नोट कर लीजिए कि 4D और 5D सीरीज़ की क्या होती है, हायर होती है अगर हम कंपेयर करें 3D से। ठीक है, तो 4D और 5D की क्या होती है, ज़्यादा होती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इन कंपैरिजन टू 3D ऑर्बिटल्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, दैट इज 7th पॉइंट। और 7th पॉइंट आपका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। राइटिंग ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, थोड़ा स्पीड में लिखा है इसलिए राइटिंग ऐसी आ रही है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो कॉपर के अलावा और जितनी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो किस में होती है, निगेटिव में होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सबकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव, एक्सेप्ट कॉपर। और निगेटिव होती है जिनकी, तो वो एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम कर सकते हैं। और कॉपर जो है हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता है एसिड से। जब हम आप सीरीज़ देखेंगे तो उस सीरीज़ में क्या होती है, कॉपर नीचे होता है हाइड्रोजन के, तो जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो सब क्या करते हैं, हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करते हैं एसिड से। तो और कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है और हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करता। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, वो एस ब्लॉक से ज़्यादा होती है लेकिन पी ब्लॉक से कम होती है। ठीक है, और जो पहली आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है वो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा आईपी भी बढ़ती जाएगी। फिर बात करते हैं जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, या आप कह सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है एलिमेंट्स का, वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अगर आपको दे दिया जाए तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ का जो भी मेंबर गिवन होगा उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, ज़्यादा होगी। याद रखिएगा ये बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है आपका +2। ठीक है, और जब हम एफ ब्लॉक में जाएंगे तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, +3 होगा। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +8 होता है। किसकी होती है, तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आपका वो होता है आपका रूथेनियम का, और यहाँ पे चेंज कर लीजिए ऑस्मियम। ओके, तो रूथेनियम एंड ऑस्मियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो भी +8। अगर ऑक्सीडेशन, तो जो बॉन्ड बनता है जब
ट्रांजिशन मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और +3 होती है, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा, आयनिक होगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से ज़्यादा है, जैसे +4 +5 +6 +7, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो कैसा होगा, कोवेलेंट। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन की। तो जो अगर हम प्रॉपर्टीज़ की ऐसे जनरल भी बात करते हैं तो डी ब्लॉक में एक आता है कि इसमें कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, और क्या होता है कि कलर्ड होते हैं, ठीक है, और सब मेटल्स होते हैं। तो ये सब हम बेसिक चीज़ें जो कि हम शुरू से पढ़ते हैं, जब भी हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब हम ये बात हम ज़रूर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी है कि कलर्ड आयंस, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, जो सॉलिड स्टेट में भी कलर फॉर्म करते हैं और एक्वस स्टेट में भी, एक्वस सॉल्यूशन में भी ये क्या होते हैं, कलर देते हैं। सिर्फ एक कंडीशन होती है कि जब डी के पास क्या हो, एम्प्टी हो या फुली फिल्ड हो, तो वो क्या होगा, कलर नहीं देगा, और कैसे होंगे, कलरलेस होते हैं। ठीक है, कब, जब डी के पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो और डी के पास क्या हो, फुली फिल्ड हो। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो डी के पास डी का कलर आएगा, सब क्या होंगे, कलर्ड होंगे। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम यहाँ रखते रहेंगे, वो क्या होगा, मैग्नेटिक की हमें जो वैल्यू है पता चल जाएगा कितना है। ओके, तो हम क्या होता है फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू √n n+2, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोई दिक्कत, ऐसा लगता है कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में दो चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक। देखिए, पैरामैग्नेटिक होता है जिनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 मोर, और डायमैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम, डी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर जो है प्रेजेंट है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर उसमें कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। क्लियर, चलिए फिर हम बात करते हैं कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ की। तो कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ कब शो होते हैं, जब उनमें क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। ओके, अंडरलाइन कर लीजिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 +4 अप टू +8 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे आयरन की हम बात करें तो आयरन भी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 एंड +3। कॉपर की बात करें तो कॉपर भी +1 एंड +2, जबकि आपके एस और पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करते हैं। ठीक है, चलिए, और दो कैटलिस्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ विल्किंसन कैटलिस्ट और ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। तो विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला ये है एंड ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट का ये है, दोनों याद कर लीजिए। चलिए, फिर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखिए, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड में कोई भी लैटिस आपका गिवन है, उस लैटिस में अगर हाइड्रोजन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन जैसे छोटे एटम्स आपके ट्रैप्ड हो जाते हैं उस क्रिस्टल लैटिस में, तो वो क्या करते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना देते हैं। तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती है, डिफ़र कर जाती है, अलग हो जाती है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सेम होती हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। तो उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है या एटम प्रेजेंट है, वो उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा। फिर और जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो केमिकली इनर्ट होते हैं और ये हार्ड होते हैं, और इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी काफ़ी हार्ड होती है। फिर हम बात करते हैं अपने 14 पॉइंट की, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो डी ब्लॉक्स जो है, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है, डी ऑर्बिटल एक वैकेंट है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, प्लस उनका साइज़ छोटा होता है और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एलॉय का फॉर्मेशन। तो ये आपस में मिलकर एलॉय बनाते हैं, और जो एलॉयज़ होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी हाई होता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये पूरे सारे पॉइंट्स आपके हो गए हैं, 15 पॉइंट है आपके, और डी ब्लॉक एलिमेंट पूरा कवर है। और जो है अगर आपको
पसंद आई है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए फॉर मोर सच वीडियोस। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।